गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्न की संरचना लिखें एवं उनकी भाषणिकता बताएं। सबसे पहले ये सब फास्फोरस एसिड है, H3PO4 इसे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं, H3PO3 इसे ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल कहते हैं और H3PO2 इसे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल कहते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले सवाल पर आते हैं। जब कभी हमें संरचना बनाती होती है फास्फोरस के अम्ल की, तो एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ कितने O और H बच गए। इसमें 3 O और 3 H हैं, यानी 3 OH। अंततः हम लोग कह सकते हैं कि 3 H रिप्लेस कर सकता है, 3 H प्लस दे सकता है और इसलिए इसे हम लोग त्रिभाषमिक अम्ल कहेंगे। दूसरा है H3PO3। इसी प्रकार से इसमें से भी एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ने के बाद 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन बचते हैं। इसकी संरचना कुछ ऐसी होगी, 2 OH, 2 ऑक्सीजन बचने के कारण, क्योंकि एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑलरेडी पहले जुड़ चुका है। चूंकि यहाँ 2 OH हैं, इसलिए इसकी भाषमिकता हो गई 2। अब तीसरे की हम लोग बात करते हैं, H3PO2। एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ने के बाद इसमें बचता है एक O, एक H के साथ एक OH और बाकी बचे 2 H। क्योंकि यहाँ एक OH है इसलिए एक हाइड्रोजन प्लस रिलीज होगा, इसलिए इसकी भाषमिकता होगी 1। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 की संरचना, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल H3PO3 की संरचना और हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2 की संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। इसे हम लोग एक और तरह से दर्शा सकते हैं, O और H के सिंगल बॉन्ड के रूप में। इस प्रकार से इन यौगिकों की संरचना और भाषमिकता दर्शाई जाती है। BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है क्यों? BCl3 लुईस अम्ल की तरह अर्थात लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है क्यों? एक्चुअल में BCl3 एक इलेक्ट्रॉन विपन्न यौगिक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है और इलेक्ट्रॉन विपन्न यौगिक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। इसके पीछे सबसे पहले रीजन यह है कि लुईस ने कहा कि वे यौगिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वे सभी अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। BCl3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हुई? एक्चुअल में जब हम लोग बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p1 लिखते हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल यानी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 3 और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। 3 कोलिन के साथ जुड़ने के बाद इनके टोटल बाह्यतम कक्षा में यानी आउटर मोस्ट सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अष्टक के नियम के अनुसार कम है और यही कारण है कि BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अक्रिय जोड़ी प्रभाव क्या है? अक्रिय जोड़ी प्रभाव को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट भी कहते हैं। यह केवल p बलों के भारी तत्वों में पाए जाने वाला प्रभाव है और इस प्रभाव के कारण संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्थाएं दोनों प्रभावित होती हैं। p बलों के भारी तत्वों में उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग लेड की बात करते हैं तो सामान्य विन्यास p बलों के भारी तत्वों का होता है NH2 Np 1 से 6।
या बाहरी s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अभिक्रिया में भाग लेना बंद कर देता है। क्योंकि अभिक्रिया में भाग नहीं लेता अतः यह क्रियाशील नहीं रहता, इसलिए इस जोड़ी को अक्रिय जोड़ी कहते हैं। अर्थात p ब्लॉक के भारी तत्वों में बाहरी s का 2 इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इस जोड़ी को अक्रिय जोड़ी कहा जाता है। लेड p ब्लॉक का एक भारी तत्व है। यदि इनके हम सामान्य विन्यास की बात करते हैं तो NH2 NP2 होता है, कार्बन फैमिली का तत्व है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड सभी एक ही वर्ग के तत्व हैं। लेकिन लेड में बाहरी s का जो यह 2 इलेक्ट्रॉन है वो अभिक्रिया में भाग लेना बंद कर देता है। ऐसी अवस्था में इसकी सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह सबसे अस्थायी +2 हो जाती है, क्योंकि ये 2 अभिक्रिया में जल्दी भाग नहीं लेते, विशेष कंडीशन में लेते हैं, और इसी जोड़ी को हम लोग अक्रिय जोड़ी कहते हैं। इसी प्रभाव के कारण बिस्मथ की अस्थायी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ सभी एक ही वर्ग के तत्व हैं, लेकिन बिस्मथ भारी तत्व है, इस फैमिली में सबसे नीचे है, और यही कारण है कि इसके लिए भी अक्रिय जोड़ी प्रभाव पाया जाता है। इनके लिए समान विन्यास होता है NH2 NP3। इस 2 इलेक्ट्रॉन के अभिक्रिया में समानता भाग नहीं लेने के कारण इसका अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था केवल p के तीनों इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है और इसलिए +3 पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है बिस्मथ और लेड की अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, तो बिस्मथ की +3 और लेड की +2। इसे संबंधित एक और सवाल पूछा जाता है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता प्रायः 4 जबकि टिन और लेड की प्रायः 2 पाई जाती है, क्यों? इसका भी उत्तर हम लोग अक्रिय जोड़ी प्रभाव के आधार पर ही करते हैं। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के संबंध में ऑक्सीकरण अवस्था से भी सवाल पूछे जाते हैं। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः +4 होती है, जबकि टिन और लेड की +2 होती है, क्यों? इस तरह के सवाल को हम लोग अक्रिय जोड़ी प्रभाव के आधार पर सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर होगा कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में अक्रिय जोड़ी प्रभाव नहीं पाया जाता है, जबकि टिन और लेड p ब्लॉक के भारी तत्व हैं, इनमें अक्रिय जोड़ी प्रभाव पाया जाता है, और यही कारण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या +4 जबकि टिन और लेड की +2 होती है। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन के विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक है, लेकिन यह मान है 1, 2, 3, 4। इसका आंसर होगा 4। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान देने योग्य है कि क्लोरीन के विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान सबसे ज्यादा होता है, जबकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान सबसे अधिक होता है। यदि क्लास पसंद आया हो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।